इस बीच में सारे सवाल ही खत्म हो चुके होते हैं। तो कोशिश ये रहेगा कि आपके पास अभी जो सवाल हो या फिर यहाँ से जाने के बाद मार्केट से जो आपके पास सवाल आ रहे हो, उन सारे सवालों के जवाब देने की क्षमता मैं आपके अंदर डेवलप कर दूं यहाँ से जाने से पहले। और आज का पूरा प्रेजेंटेशन लगभग हम लोग उसी चीज पे करेंगे। वैसे तो बात अगर डिजिटल की हो तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पिछले 5 साल के प्रिपरेशन जिस तरीके से आशुतोष जी ने बताया आप लोगों को, बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे, Facebook पे या फिर हमारे खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म माइट्रू वर्ल्ड पे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे डिजिटल के इस्तेमाल से हमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इन दो चीजों को समझाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। और फायदे तो हम सब लोग समझते हैं कि हम सब लोग आज के डेट में अपडेटेड हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है, उंगलियों के इशारे से बहुत सारा काम आसानी से कर लेते हैं हम लोग। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, हम लोग शायद अपडेटेड हो चुके हैं, हमारा लाइफस्टाइल इजी हो चुका है। लेकिन जो नुकसान है वो बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग उसके बारे में सोचते या जानते हैं। आज के डेट में अगर बात करें तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की बात ये समझ में आती है कि हमारे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे कहीं पे भी इकोनॉमिकल ग्रोथ खुद के लिए दिखे, वो नहीं दिखता है। मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो दिखते हैं वहाँ पे न तो हमारी कंट्री में कोई टैक्सेशन है और न ही हमारे लिए कोई ग्रोथ है। पैसे डायरेक्ट हमारे देश से बाहर चले जाते हैं विदाउट एनी बैंकिंग कनेक्टिविटी इन आवर कंट्री। तो इससे क्या होता है, एक इकोनॉमिकल लॉस जो है वो बहुत बड़ा है। इस चीज को समझाने की कोशिश मैंने बहुत की है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके साथ अगर मैंने आधा घंटा टाइम बिता लिया तो मैं आपको एहसास दिला दूंगा कि हमें कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब को यूज करने से नुकसान है। लेकिन फायदा क्या, ये समझ के भी फायदा क्या, ऑप्शन ही नहीं है। गूगल नहीं तो क्या, फेसबुक नहीं तो क्या, व्हाट्सएप नहीं तो क्या, यूट्यूब नहीं तो क्या, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें भी रियलाइज हुआ कि ये ज्ञान बांट के कोई मतलब नहीं है, और तब आपकी कंपनी की शुरुआत हुई डिजिटल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। माहौल चाहे कितना भी डिफरेंट रहा हो, डिफिकल्ट रहा हो, 26 अप्रैल शायद हम सब लोग जान रहे हैं क्या माहौल था। और 26 अप्रैल को आपकी कंपनी की लॉन्चिंग हुई है। जब कंपनी लॉन्च हुई तो बहुत सारी चीजें थी उस समय, बताने के लिए बहुत सारी चीजें थी, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। आसान तो नहीं रहा होगा, इतना आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा आज के डेट में जो सिचुएशन है उसको भी समझते हैं, और इस बीच में कंपनी ने क्या किया, इन सारी चीजों को भी हम सब लोग समझते हैं। क्वेश्चन कर लेना बहुत आसान है। मार्केट में जब आप जाएंगे लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। रीजन ये है कि हम लोग पहली कंपनी नहीं है। वी आर नॉट द फर्स्ट कंपनी जो वर्ड ऑफ माउथ पे काम कर रही है। हम लोग पहली कंपनी नहीं है जो वर्ड ऑफ माउथ पे काम कर रही है। लेकिन एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग पहली और इकलौती कंपनी है जिसके पास अपना क्लियर विजन है। ध्यान से समझिएगा, आप प्रोजेक्ट को अगर देखेंगे, प्री लॉन्च में ही कंपनी ने पूरी तरीके से डिफाइन किया कि हमें क्या क्या करना है, कब कब करना है, और हम इसको कैसे आगे लेके जाने वाले हैं। नॉट ओनली कि हमें 2020 में क्या करना है, आने वाले 5 साल तक का कंपनी ने डिटेलिंग बता दिया कि हमें कब कब क्या करना है। उस विजन के बाद से आज तक के प्रेजेंटेशन में, चाहे वो हमारे कंपनी के किसी भी प्रमोटर का प्रेजेंटेशन रहा हो, लीडर का प्रेजेंटेशन रहा हो, सेम विजन दिखता है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो हम लोग पहली कंपनी नहीं है, लेकिन पहली और इकलौती कंपनी है जिसका विजन क्लियर है और कंपनी उस विजन पे काम कर रही है। ध्यान से समझिएगा, ये आपको मार्केट में जवाब देने के काम में आएगा।
इसके अलावा विजन होना काफी नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोगों की अगर बात करें तो हम सब लोग बहुत कुछ सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी ऐसा होगा जिसने अपने लाइफ में कोई बड़ी बात नहीं सोची होगी। हम सब लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले तो टफ होता है सोचना। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अपने आप को इतना कमजोर कर चुके हैं कि वो अपने आप से कोई बड़ी उम्मीद करते भी नहीं है। तो पहले तो वो बड़ी बात सोचना आसान नहीं होता है, और जब हम लोग सोच लेते हैं उसके एग्जीक्यूशन पे काम करने लगते हैं तो वो भी आसान नहीं होता है। बहुत सारी मुश्किलें होती है, परेशानियां होती हैं, और शायद वहां पे हम लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। तो कंपनी ने सोचा ये तो चलो ठीक है। सोचने के बाद कंपनी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि पूरी दुनिया को बता दिया कि ये मेरा विजन है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हिम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप दुनिया को बता देते हैं तब आपको टोंट मारने वाले लोग मार्केट में हो जाते हैं कि अगर आपने कहीं पे भी कोई कमी छोड़ दी तो फिर लोग आपको उस चीज के लिए याद दिलाते हैं कि आपने ऐसा बोला था। तो कंपनी ने दूसरी हिम्मत ये दिखाई कि वेबसाइट पे सारी चीजें अपडेट कर दी कि हमें अगले 5 साल में क्या करना है। तो पहले तो सोचना जो टफ था वो कंपनी ने किया। दूसरा, कंपनी ने इस पूरे विजन को एक अच्छे वे में डिजाइन करके लोगों को भी बता दिया। और अब अगली बात कहना चाहूंगा, हम लोग मार्केट की पहली कंपनी नहीं है, लेकिन पहली और इकलौती कंपनी है जिसका विजन से ज्यादा तेज एग्जीक्यूशन है। कंपनी ने 2020 के लिए अपने 7 प्रोजेक्ट बताए थे कि 7 प्रोजेक्ट हम लोग 2020 में लेके आएंगे। इस 7 प्रोजेक्ट को तो कंपनी 26 अप्रैल को ही लाइव करके आई, लॉन्च करके आई। और अगर आज तक की बात करें तो उन सबका ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग लेवल पे है। लेकिन 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के डेट में कंपनी के पास 12 लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। 2020 जहां पे कंपनी ने वादा किया था कि हम 7 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। कंपनी के पास 12 लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करूंगा मैं। वैसे तो कंपनी, मुझे लगता है आज की प्रिपरेशन जो है कंपनी के पास, लगभग कंपनी 50 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, या फिर आने वाले टाइम में आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स देखने मिल जाएंगे। 2024-25 जिसकी बात होती है, या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, उस सब पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उसी पे अगर मैं चर्चा करूं तो भी आपका पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो कंपनी, वापस से समझा रहा हूं, क्वेश्चंस अपनी जगह है, डिफरेंस दिखता है। अगर मैं ये ना भी बोलूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये ना भी बोलूं तो भी दिखता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप सबके पास ये मौका है कि आप लोगों को दिखा सके कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। अब बात आती है रियल एस्टेट की, जो शुभ संपत्ति का प्रोजेक्ट अभी आशुतोष जी ने आप लोगों को बताया। अगेन, रियल एस्टेट में काम करने वाले भी हम लोग पहली कंपनी तो नहीं है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इस पे भी होगा जब आप मार्केट में जाएंगे काम करने के लिए। तो रियल एस्टेट एक ऐसा चीज है जिसमें पैसा बहुत है, ये हम सब लोग जानते हैं। डिजिटल अगर मैं समझाने वाला लोगों को तो बहुत मेहनत है, ये मैं समझ चुका हूं, और ये आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि डिजिटल समझने और समझाने में बहुत मेहनत है। खासकर इंडिया का जो कल्चर है, या फिर एशिया के को और कंट्रीज हमारे साथ हैं अभी, मुझे लगता है वहां पे भी ये सेम प्रॉब्लम्स होगा। डिजिटल की वैल्यू अभी लोगों को इतना नहीं समझ में आती हो, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसका वैल्यू ज्यादातर लोग समझते हैं। प्रॉपर्टी का वैल्यू
ज्यादातर लोग समझते हैं। और कंपनी के प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉपर्टी जो था वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में था। 2024 तक तो दिखता नहीं है, 2024 के बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कंपनी इसको लेके आ रही थी। लेकिन आशुतोष जी ने जिम्मेवारी संभाला। आशुतोष जी क्योंकि रियल एस्टेट के ऊपर 2009 से काफी मेहनत करते आए हैं और उनका तजुर्बा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, उन्होंने इस जिम्मेवारी को संभाला और आज के डेट में शुभ संपत्ति के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और आज के डेट में शुभ संपत्ति लाइव और लॉन्च होके काम कर रही है। तो प्रॉब्लम जहां पे भी है वहां पे कंपनी, अब समझिए यहाँ पे थोड़ी देर में मैं क्लियर करूंगा, लेकिन मैं कुछ जानकारियां बीच में दे दूंगा। अब जब हम लोग काम करने के लिए मार्केट में आ गए, तो ये पहली कंपनी तो है नहीं रियल एस्टेट की। सिर्फ रियल एस्टेट पे भी क्वेश्चंस बहुत उठेंगे, क्योंकि कई कंपनियों ने रियल एस्टेट के नाम पे भी मार्केट में काम किया है। लोगों को अभी तक उनके जगह नहीं मिले हैं, लोगों ने पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस समझना आपके लिए भी जरूरी है और जिसको आप बताएंगे उसके लिए भी जरूरी है। शुभ संपत्ति आपसे कोई पैसा नहीं ले रही है। रियल एस्टेट के नाम पे शुभ संपत्ति आपसे कोई पैसा नहीं ले रही है। ऑलरेडी आप लोग योड्रीम के पेड सब्सक्राइबर हैं, जिसके आधार पे योड्रीम आपको 1 साल तक आप प्रोमोशनल एक्टिविटी देता है। अगर आप काम करते हैं तो पैसा आता है, नहीं करते तो कोई पैसा नहीं आता है। ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई रिटर्न है। इसी के बदले कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री शॉपिंग वॉलेट भी देती है अपने तरफ से। उसी कॉम्प्लीमेंट्री शॉपिंग वॉलेट को शुभ संपत्ति आधार बना के आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो अपने तरफ से देना था उसमें से आपको बेनिफिट देने का काम कर रही है। शुभ संपत्ति आपसे कोई पैसा नहीं ले रही। दूसरी बात, शुभ संपत्ति सिर्फ योड्रीम में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है मार्केट के लिए। कोई भी हमारा अगर प्रोजेक्ट मान के चलिए, जैसा उन्होंने बताया नॉर्थ ईस्ट के लिए और आपके सिलीगुड़ी के लिए भी सुबह में ही चर्चा हो रहा था कैलाश जी से, तो कल को अगर हमारा सिलीगुड़ी में कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया तो हर आदमी, भले ही वो हमारे साथ पेड सब्सक्राइबर हो या ना हो, उसे हक बनता है कि वो हमारे प्रोजेक्ट में बायर बन सके। और जैसा कि कैलाश जी का क्यूरियोसिटी था कि उसमें आपका क्या फायदा होगा, तो कंपनी ने आप सब लोगों के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। अभी तक जो टाइप्स ऑफ इनकम थे उसमें एक टाइप ऑफ इनकम अभी ऐड हो चुका है और वो लेवल प्लान है। ध्यान से समझिएगा, वो लेवल प्लान है, यानी कि उसमें 10-15 लेवल तक की बातें हैं कि आपका डायरेक्ट कोई हो, किसी का डायरेक्ट हो, आपके 10-15 लेवल तक कुछ ना कुछ सबको मिलने वाला है। जिसमें प्रॉपर्टी या मार्केट से जो एड बुक होने का कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट एनुअल फंक्शन से, वो शॉपिंग और तमाम एक्टिविटीज जो कंपनी लेके आ रही है, हर चीज पे कुछ ना कुछ लेवल सेट करके आपको बेनिफिट्स देने का काम कंपनी वहां से करवा रही है। यानी कि किसी ओपन बायर को भी डायरेक्ट आपने बेच दिया तो उस पर भी आपका कमीशन वहां पे रेडी है। तो शुभ संपत्ति एक क्लियर प्रोजेक्ट्स बेचने वाली कंपनी है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे सिलीगुड़ी में कोई प्रोजेक्ट आया और मान लेते हैं कि उसमें 200-500 घर हुए या 200 प्लॉट हुए, उतने ही कस्टमर को बेचा जाएगा। और अभी जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें उतने ही लोगों को बेचा जा रहा है जितनी हमारे पास इन्वेंट्री है।